जिंदगी कोविड के हवाले से चली गई और आज भी अभी तक की खबर है कि 2 जिंदगी की जंग हारे हैं कोविड की वजह से। एक केस साउथ कश्मीर के काजीगुंड के इलाके का और जीएमसी अनंतनाग में जिंदगी की जंग हार बैठा। डॉक्टरों ने बताया कोविड का मरीज था। और दूसरा शख्स सोपोर का और श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जब हालत और के हवाले से मालूम हुआ कि कोविड का मरीज है तो उसे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन आज सुबह 5 बजे वो भी जिंदगी की जंग हार बैठा। सोपोर के शख्स की खबर और उसी खबर के हवाले से यह भी बताया जाता है उसके घर वालों ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल रेफर किया गया था और हॉस्पिटल में उसका पॉजिटिव हुआ है। वो लवाकीन इल्ज़ाम लगा रहे थे और साफ जाहिर है पिछले कई दिनों से लोग इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं श्रीनगर के हॉस्पिटल पर, एसएमएच हॉस्पिटल पर, और बताया जाता है कि यहाँ जो भी जाता है कहीं न कहीं कोविड का शिकार हो जाता है। श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में रेड जोन तो सभी हैं 2 जिलों को छोड़ के, लेकिन कहा जाता है कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है और कम्युनिटी में ये जो अब आ चुका है तो अब सबके लिए खतरे की घंटी है। और इसी खतरे की घंटी में इल्जामात भी लगते हैं, टेस्टों के हवाले से इल्जामात की भरमार लगी है और इन्हीं इल्जामात में कल उस वक्त और ज्यादा तेजी देखने को मिली जब श्रीनगर के एक मारूफ सहाफी को श्रीनगर के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में किए गए टेस्ट का जब दोबारा टेस्ट हुआ तो श्रीनगर के सिकम्स में किए गए टेस्ट में वो नेगेटिव पाया गया। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर सवालात की भरमार और इसी भरमार में सोशल मीडिया पर भी यलगार, गली नुक्कड़ पर भी बहस। कश्मीर में इन टेस्टों पर पहले भी सवाल उठाए जाते थे, पहले भी बताया जाता था कि कुछ तो है, पर्दादारी की जा रही है, लेकिन जब श्रीनगर में सहाफी का टेस्ट एक दिन पॉजिटिव तो दूसरे दिन नेगेटिव आया तो उसके साथ मिसालें दी जाने लगी और यह भी बताया जाने लगा कि पिछले दिनों जब श्रीनगर में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का टेस्ट पॉजिटिव आया था तो 2 दिन बाद ही वो नेगेटिव आया। तो कहीं न कहीं बात तो है जिस पे बात की जा सकती है और इसी पर अपना बचाव करते हुए डॉक्टर्स भी कल मैदान में उतरे और डॉक्टर्स भी सोशल मीडिया पर इस पे रद्द-ए-अमल जाहिर करे थे और श्रीनगर में प्रिंसिपल जीएमसी ने भी ट्विटर का सहारा लेते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि वो अपने पर स्टैंड है, यानी जो टेस्ट हुआ है चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में वो सही है और जो सिक्किम में हुआ है वो भी सही है। कुछ लोड की उन्होंने बात की जो आम आदमी की पहुंच से या समझ से बाहर है। बताया कि वायरल लोड कभी ऊपर जाता है, वायरल लोड कभी नीचे जाता है और ये अदला बदली उस वायरल लोड की वजह से है। इस अदला बदली पर कई तरह के सवालात उठने पड़े और खुद डिविजनल कमिश्नर इंतजामिया को भी इस पे सामने आने पड़ा। रियासत के गवर्नर के एलजी के मशीर ने भी इस पर अपना बयान देते हुए बताया कि वो भी इस पे देखेंगे और दूसरे जितने भी इदारे हैं, दूसरे सब लोग हैं, सब ने कहा कि कुछ ना कुछ तो है जिस पर बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त हम सीधा चलते हैं उमर दार के पास। उमर इकबाल दार ये प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं। चूंकि जानते हैं सब कुछ किस तरह से टेस्ट वगैरह होते हैं तो हम इनसे ही बात करते हैं। हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने हमें इस पे कोई अपना रिएक्ट करना नहीं चाहा। कहा ट्विटर पे बयान आ गया है, मैडम ने बयान दे दिया है, उसने दे दिया है। तो हम इन्हीं के पास चलते हैं क्योंकि ये इस टेक्निकल इस ग्राउंड के माहिर हैं तो हम इनसे जानना चाहेंगे। उमर साहब खुश आमदीद, आपका वेलकम। आपका हम आपसे जानना चाहेंगे कंट्रावर्सीज हो रही है और इन्हीं कंट्रावर्सीज में इल्जाम ये लग रहा है कि कहीं न कहीं गलतियां हो रही हैं, कोताहियां हो रही हैं, टेस्ट करने में कहीं न कहीं गलतियां हो रही हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या वाकई में गलतियां हो रही हैं, कोताहियां हो रही हैं, क्या है इसका? तो वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड की ज्यादा होने की वजह से किसी वक्त ये हो सकता है इन्होंने क्या कहते हैं इसको कंट्रोल नहीं चलाए हो या कुछ नहीं, या इसमें रेजेंट का कोई फर्क आ जाता है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, ये जो वायरल टेस्ट हुआ है हमारे एक अजीज का कि उसको सीडी हॉस्पिटल वालों ने पॉजिटिव दिया और इंस्टीट्यूट वालों ने नेगेटिव, इसमें कंटेमिनेशन होती है। किसी वक्त जब वो उधर आया होगा उसके जो अंदर के वायरल जो होते हैं डिजीज तो वो ज्यादा रेज पे होगी, उस वक्त उसका वहां पे पॉजिटिव आया होगा और इंस्टीट्यूट ने नेगेटिव दिया है। लेकिन इस पर भी नहीं भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले अच्छा टेस्ट करते हैं। फिर भी अगर ये टेस्ट तीसरी जगह होता, 3 जब देते क्योंकि एक का तो पॉजिटिव है दूसरा का नेगेटिव है,
हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनका सही है कि इनका जब तक ना इसका तीसरा टेस्ट हो जाएगा तब तक ये पता चलेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रही सवाल एक बात, दूसरी बात इसमें है ये जो किसी जगह जब पहला टेस्ट हम देते हैं वहां पर वायरल जो इसकी वायरेशन होती है टेस्ट की या वायरोलॉजी होती है इसमें वो रेज होती है। जब वही टेस्ट दूसरी जगह हम लेते हैं तब तक उसकी वो खत्म हो जाती है, वो कंटेमिनेशन हो जाती है, उसकी लेवल कम हो जाती है, उसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं इन्फेक्शन खत्म हो रहा है। लेकिन मसला एक चीज है उधर, अगर सबसे पहले वर्कलोड तो सबसे पहले ज्यादा है इस वक्त, आज वहाँ कमेटी बैठी है वो चेक कर रही है सीडी में भी और उधर इंस्टीट्यूट में भी कि ये कहीं ऐसा तो नहीं सैंपल तो एक्सचेंज तो नहीं हुआ है, किसी का सैंपल किसी के जगह तो नहीं लगा है जल्दी में, क्योंकि वहां जो इस वक्त डॉक्टर्स वो टेस्ट कर रहे हैं कम से कम हर एक तकरीबन एमडी पोस्ट का है। उधर भी अच्छे टेक्नीशियन हैं, सिक्किम में भी अच्छे टेक्नीशियन हैं। पता नहीं ये कहाँ पे हो गया है इनका थोड़ा सा अप डाउन जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन मेहरबानी करके जो हमारा अजीज है इसका तीसरा सैंपल भी लिया जाए और एक ही दफा लिया जाए एक ही टाइम पे और वो दोनों लैबों पे लगाया जाए फिर से, इंस्टीट्यूट में भी सीडी में भी। ये उमर साहब ये हो गया एक शख्स की बात कि एक वो आदमी है उसका, लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सीज का हवाला देते हुए बताया जाता है कि परसों हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट अफसर का टेस्ट किया गया, पहले दिन उसको पॉजिटिव बताया गया, दूसरे दिन उसको नेगेटिव बताया गया, पहले दिन पूरी सरकार को क्वारंटीन में जाना पड़ा, 2 दिन के बाद उसका दोबारा बताया कि नेगेटिव है। एक सवाल यहाँ लोगों में है, यूजुअली लोग कहते हैं कि इस टेस्ट जो है ये 7 दिन के बाद इसका क्वारंटीन जाना है, उसके बाद पता चलेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ या नहीं। क्या हम लोग, मैं पैथोलॉजी का जानकार नहीं हूं, लेकिन क्या ऐसा है कि 2 दिन में ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? नहीं, मैं कहता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव 2 दिन में नहीं आ सकता है। मसला है एक चीज, अगर 2 दिन पहले हम किसी का सैंपल ले लें उसका जो सैंपल में ज्यादा ये वायरस है उसका ज्यादा उस वक्त ये हो सकता है, उसकी ज्यादा अहमियत हो सकती है, उस वजह से वो पॉजिटिव आ सकता है। अगर दूसरी दफा 2-3 दिन के बाद वो आएगा दूसरी लैब पे वो कराएगा उसकी लेवल कम हो जाती है। ऐसा सिंपल अगर आप शुगर पकड़ोगे प्रेशर का, एक दिन पहला एक रिजल्ट आएगा दूसरे दिन दूसरा रिजल्ट आ सकता है, ये वजह हो सकती है। को भी चाहिए कि वो रेजेंट का प्रॉपर चेक करें, कहीं एक्सपायर तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, और ऊपर से लाइफ का मसला होता है। मैंने अभी एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, उसने मुझे बताया कि ये जो टेस्टिंग जो किट्स हैं ये बाहर से लाए जाते हैं, इन्हें एक प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर चाहिए, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये ट्रकों में ऐसे लाए जाते हैं। क्या कुछ बाकी में ऐसा होता है कि स्टेट हमारा जो डिपार्टमेंट है ये इनको ट्रकों में ही ला रहा है ऐसे, और इनको क्या इनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए? क्या के लिए टेम्परेचर वो जरूरी होना चाहिए, ये आइस पैक्स में होना चाहिए, ये बड़े फ्रीज होना चाहिए, इसमें बड़ा हुकूमत को भी बड़े खबरदार रहना है क्योंकि ये एक लाइफ का मसला है। और तो नहीं, आइस पैक में चाहिए आपका सिंपल जो आपने लिया स्वाब लिया टेस्ट के लिए वो, लेकिन जो नहीं, मैं कहता हूँ जो ये रेजेंट है ना इनका भी ये होता है, मकदार होता है, ये किसमें हम पिकअप करें कैसे लाएं इधर, उसका एक बाज़ाब्ता नॉर्म होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि किसी ने डिब्बा उठाया और गर्मी में रख के गाड़ी में चल दिए, ऐसी बात नहीं है, इसका अपना नॉर्म है और एज पर नॉर्म इसको यहाँ पे लाना है। लेकिन बात नहीं हुई क्योंकि यहाँ वर्कलोड ज्यादा इस वक्त है, अब मशीन कितने टेस्ट करेगी, मसला वो भी है। डॉक्टर सिफारिशें आती है जी, ये सिफारिशी उस बुनियाद पे हो सकता है, इक्का दुक्का वाका हो सकता है, क्योंकि इतनी सिफारिशें उधर आती है सीडी हॉस्पिटल में, आप पूछो मत या नहीं, सबसे पहले हमारा करो, सबसे पहले हमारा करो, टेक्नीशियन काम सीधे तरीके नहीं कर सकता। एक सवाल आपसे एक जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो चेस्ट डिजीज में टेस्ट होते हैं वही सब में प्रॉब्लम है, ये जेवीसी में होते हैं वहां सब यूजुअली नेगेटिव आते हैं, सिकमस में इतना जो टेस्ट होते हैं उनके नहीं है। ये चेस्ट डिजीज की मशीन खराब वगैरह तो नहीं है, पुरानी तो नहीं, क्योंकि चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल बहुत पुराना है, वहीं पुराना सिस्टम तो अभी नहीं चल रहा है, वहां पे तो ये हो गया। बिल्कुल नहीं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल पुराना है लेकिन वहां नई मशीनरी बहुत सी आई है, उस बुनियाद पे वो नहीं कह सकते। मसला एक चीज है, हर एक चीज का एक तरीका होता है और वो तरीका नहीं रहा इस बार। देखिए हमारा रहनावारी कोविड में तब्दील हो गया, हमारा जेवीसी कोविड में तब्दील हो गया, प्रेगनेंसी सफर हो गई, आपने खुद ही देखा कैसे कैसे हालात बने हमारे अनंतनाग में, हमारे गौसिया अस्पताल के नीचे जिसने वो ऑटो में डिलीवरी दी। तो ये सबसे पहले हमें सोचना था, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए था। जब ऐसे हालात हुए तो इसमें ये जो चीजें हैं पॉजिटिव नेगेटिव का मसला, ये तो हो नेचुरली होगा। बहुत शुक्रिया उमर इकबाल हमारे साथ बात करने के लिए। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन के सदर उमर हमारे
हमारे साथ बात कर रहे थे। साफ जाहिर है कहीं न कहीं कुछ तो है, क्योंकि जेवीसी में जो टेस्ट होते हैं वहां 300-400 टेस्ट अगर दिन में होते हैं तो 3-4-5 से ऊपर कभी वहां तादाद नहीं गई है पॉजिटिव की, और श्रीनगर के सिकम्स में भी 30 से ऊपर अक्सर अपने तादाद नहीं देखी है। लेकिन 100, 50, 150 ये सब टेस्ट जो होते हैं पॉजिटिव केस के जो आते हैं ये श्रीनगर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल से आते हैं और लोगों में खदशात है। और साफ जाहिर है जिन लोगों को पॉजिटिव किया जाता है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव नहीं और उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो साफ जाहिर वो पॉजिटिव रहे, तो उनके साथ उनकी पूरी फैमिली एंटायर खानदान ही इसमें आ जाता है। एक स्टिग्मा सा उन पे लग जाता है, पड़ोसी रिश्तेदार कोई बात नहीं करता और उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में किस तरह के अजाब झेलने पड़ते हैं ये वही लोग जानते होंगे। और अब जिस तरह उमर कह रहे थे कि टेस्ट दोबारा होने चाहिए उन लोगों के जिन्हें पॉजिटिव है, लेकिन पहले भी हमारे यहाँ टेस्ट की भरमार है। एक नई कहानी दोबारा शुरू हो रही है और इस कहानी से निकलना मुश्किल भी हो पाएगा सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने अपने आप को निकालने की कुछ तैयारियां भी की है और कल से सरकार ने फैसला किया है कि कारोबारी इदारे बाजार खुलेंगे कल सुबह से दोपहर तक, और कल सुबह से इस दोपहर तक के लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं, किसको बाजार जाएगा, किस तरह से जाएगा, कौन दुकान कितनी खोलेगा, इन्हीं मामलात पर नजर रखी मेरे साथी सईद रूफ ने। रूफ, आप हमें बताइए क्या लिया है गवर्नमेंट ने फैसला और इस फैसले के दौरान क्या क्या एहतियात रखनी है, जरा तफसील से बताइए। जी सनम, क्यास और कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो चुका है। दुकानों को रिओपन करने के हवाले से, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को रिओपन करने के हवाले से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने फैसला लिया है कल से श्रीनगर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो दुकानें खोल दी जाएंगी, जो मार्केट है वो खोल दिया जाएगा, मगर जो उसमें जो गाइडलाइंस का है वो ख्याल रखना जरूरी है कि दुकानदार को किस तरह की गाइडलाइंस दी गई है। विदाउट मास्क दुकानदार दुकान में नहीं रह सकता है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, और यही जो SOPs है ये कस्टमर्स को भी अप्लाई करनी होगी। वो भी विदाउट मास्क दुकान में नहीं जा सकता है, वो भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, और दुकान के बाहर कोई भीड़ जमा नहीं होगी, इसका भी ख्याल रखना है। अगर जो एक से ज्यादा कस्टमर होंगे दुकान में तो उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखनी होगी। मार्केट के दुकानों के बाहर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं की जाएगी, इसका भी खास ख्याल रखना है। पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो जिम्मेदारी है ये छोड़ी है, जो वहां के जिम्मेदारान होंगे, मार्केट के जो इनके यूनियन के जो हेड्स होंगे उन पे छोड़ा है कि वो मार्केट का ख्याल रखे, क्योंकि पुलिस को कोई इंटरफेयर इस मामले में नहीं करेगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या SOPs का ख्याल रखा जाएगा, क्या गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आबिद कादिर के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में और भी मसाइल है। चीन का मसला भी चू चू कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अफवाज के दरमियान गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जारी है, और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हर घंटे के बाद या यूं कहें तो हर दिन के बाद बदलती नहीं है, बल्कि उसी डगर पे है कि गोला उधर से चलता है, गोला इधर से चलता है, गोली भी चलती है, और गोली के साथ साथ इंसानी जानों का नुकसान भी होता है, मालो जान का भी नुकसान होता है। जमशेद मलिक भी इसी पूरे इलाके पर नजर रखे होते, और पुंछ राजौरी की सरहदों पर तो इस साल पूरे साल तनाव बना रहा है। वहां लोग परेशान हैं, वहां लोगों की फसलें तबाह हो रही है, जिंदगी के वो हर वक्त खतरा रहता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये वहां के लोगों के लिए लाइफ ऑफ कंट्रोल बनती जा रही है। यानी हर घंटे हर पल उनको यही खतरा रहता है कि कब गोला गिरेगा, कब उन्हें दौड़ना पड़ेगा, कब उन्हें जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। सरकार ने कई बार बंकर बनाने का भी उनको वादा दिया था, कभी कुछ बने कभी नहीं बने, और उस सारे के बीच में कुछ बताया जाता है कि सियासत भी हुई, कुछ खानापूरी भी हुई। और जमशेद मलिक ने वहां के लोगों से बात की, जरा देखें कैसे जीते हैं ये सरहद पे हर वक्त तनाव में रहने वाले लोग। तो ये रूटीन है आजकल, कभी दगवार में कभी कसलियां में, तो आज खड़ी करमाड़ा को टारगेट किया गया, फॉरवर्ड पोस्ट को, और साथ में जो हमारा गांव है पीछे रिहायशी इलाके तक उसके जो गोले शेल्स हैं वो गिरे हैं। उसमें शुरू में जो है मोटर का इस्तेमाल किया है, छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम की बात है, परेशानी की बात है गांव वालों के लिए। इस वक्त देखिए आप, फसल बोने का टाइम है, तो ये जो टेंशन है वो क्रिएट कर रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जब बात सरहद की तो बात खलीजी ममालिक की भी कर ही लेते हैं। और आपको बताएं, याद दिलाएं, खलीजी ममालिक में एक बड़ा ग्रुप इन दिनों बहुत गर्म हुआ है, और वो कश्मीर के अक्सर फ़ोन कॉल्स पर वहाँ पे फ़ोन करता है, और ये डाटा जो उनसे मिला है उनके पास है, उसमें वो फ़ोन करते हुए मिस कॉल देता है, और बाद में कभी कभी आदमी मिस कॉल का जवाब वापस देता है। तो जवाब जब वापस देता है तो पता यही चला है कि बड़ी पैसे की
मार हो जाती है। एसएसपी से हमने बात की, जो श्रीनगर में कार्गो एसएसपी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस वगैरह इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती है क्योंकि ये कुछ ट्रांसफ़र कॉल वगैरह जो होती है, लेकिन उन्हें लोगों से अपील की, बताया एहतियात करें कि कोई भी अगर आपको इस तरह की कॉल आती है तो मिस कॉल अनजाने नए आदमी को वापस जवाब ना दें, उसको कॉल बैक रिवर्ट ना करें। ये मिस कॉल की बात, कुछ ग्रुप हैं, कुछ लोग हैं जो लोगों को लूटने में हैं, लेकिन हम पुलवामा की बात करें, पुलवामा में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं। हम पुलवामा की बात करें तो अपनी वादी कश्मीर में इन दिनों जब सैलाब ये सिचुएशन आई तो इस दौरान बहुत से लोगों ने खिदमत खल्क का जज्बा भी अपनाया और पुलवामा में भी 2 अफराद अरशद भट्ट और एजाज जोगी ने भी ऐसा ही जामा लपेटा और इस जामा लपेटते हुए मुख्तलिफ इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में गए, लोगों से राशन वगैरह जमा की, बताया कि जो मुसीबत ज़दा हैं उनको पहुँचाया जाएगा। लेकिन खबर यही है कि जो जहाँ पहुँचानी थी वहाँ नहीं, लोगों ने दिल खोल कर उनकी मदद की, पैसा दिया, लेकिन बताया जाता है कि वो पैसा उन्होंने किस मस्क में उड़ाया वो पता नहीं, जिनका वो हक था उनको नहीं पहुंचाया। लेकिन जब उनकी मनमानियां बढ़ी तो सरकारी स्कूलों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और ये तस्वीर जो हैं, ये सरकारी स्कूलों को उसकी तस्वीर जो है कब्जा करते हुए ली गई है, सरकारी स्कूलों को ताला लगाते हुए ली गई हैं। हमें मालूम हुआ है कि पुलवामा के एक स्कूल को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना अड्डा भी बना रखा था। अड्डा बनाने की बात अपनी जगह पे, बाकी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन इन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक अपना पेज भी बना दिया और इस पेज से ये हर किसी को बदनाम करने की कोशिश करने लगे, हर किसी को तजलील करते रहे सोशल मीडिया के पेज पर। और हद ये है कि एडीसी की भी तजलील की गई, वहाँ के साबका एमएलए को भी तजलील किया गया और उनके साथ नाशाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। हमने जब इस सारे मामले को बहुत से लोगों ने हम तक पहुँचाया, हमने साबका एमएलए 2-3 एमएलए साहब को उनसे पूछा कि आप इस मामले में पुलिस से कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने अपना सरेंडर करते हुए बताया कि कौन ऐसे लोगों के मुंह लगेगा, क्योंकि इनकी तो कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इज्जत हमारी जाती है, उछाला हमारे नाम जाता है। तो ये एक पहलू, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी नहीं बख्शा, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बाज़ाब्ता तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया और आज ये दोनों शख्स पुलिस था लॉकअप में बंद भी हैं। FIR पुलिस ने दर्ज किया है या नहीं, लेकिन हमें मुसद्दका ज़राए से इत्तला मिली है कि पुलिस ने दोनों को बंद कर दिया है। ये दोनों ठग हैं, बदमाश हैं, क्या हैं, इसकी पुलिस तहकीकात करिए। और साफ जाहिर है हमारे माशरे में इस तरह के लोग बहुत से हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और CEO पुलवामा भी बता रहे थे कि मामला उन्होंने दर्ज किया है, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। जब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिली उसी वक्त जब मैंने देखा ये ट्वीट इसका मैंने पढ़ा तो फौरी तौर पर मैंने ZDO को डायरेक्ट किया। ZDO स्पॉट पर गया, उसने देखा वहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब हमें पूरी तरह से तावन मिला, एक FIR जो थी वो हमने दर्ज कर दी, उसके खिलाफ FIR लग गई जिसमें आज वो अरेस्ट भी हुआ है। कि हमारे जो कंसर्न ZDO थे उनको रास्ते ब्लैकमेल किया, वो डराया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है, वो कह रही है, फलान कह रही है। तो दूसरे एक स्कूल का डांगरपुरा में उसका ताला उसने खोल के कमरों के अंदर कुछ सामान वगैरह रख लिया और कि ये मैं गरीबों में तकसीम करता हूँ, ये करता हूँ। वो भी हमने फिर वहाँ से उसको वो भी खाली करवा दिया उससे। मैं तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की पूरी आवाम को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ऐसे फ़र्द पर, ऐसे अनासर जो समाज के अंदर हैं, जो समाज के बहुत सारे इस्लाही कामों में रुकावट पैदा करते हैं, सारे लोग मिलके इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पुलवामा का मामला और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपने नाजरीन को याद दिलाना चाहेंगे, पिछले दिनों ये दोनों नौजवान एक ग्रुप को लेके श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे हुए थे, मुजाहरा वहां कर रहे थे, बता रहे थे वीडियो खा गया है। लेकिन जब बाद में मालूम हुआ कि ये वीडियो को ब्लैकमेल करते करते श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी तक पहुंचे थे और ये भी मालूम हुआ कि इस तरह एक पूरा नेटवर्क इन्होंने बना रखा है, जो वहाँ पे कोई भी अफसर हो, कोई भी बाकी मामला हो, वो जब उनका काम सही तौर पर, उनका गलत काम नहीं करता है तो फिर मुजाहरा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं और उसके बाद उस अफसर को तजलील उसके करते हैं और बाद में यूं होता है कि अफसर को परेशान भी किया जाता है। ये ग्रुप एक छोटा सा ग्रुप है अभी, लेकिन मुकामी लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी इनके इब्तदाई दिन है और अगर इन्हें आज डील दी गई तो आने वाले वक्त में पुलवामा में इनका भी राज चलता होगा, जिसे गुंडा राज कहा जा सकता है। ये बात पुलवामा की, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों का मामला भी है, लेकिन सरकारी स्कूलों के साथ साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी इम्तिहानात ले
रही है। उन्हीं इम्तिहानात को लेकर बच्चे परेशान भी हैं। हमें भी बताया जा रहा है, ऐसी कुछ कॉल्स हमें बच्चों ने की, बताया कि इम्तिहान लिया जा रहा है और इम्तिहान के वो दें तो दें किस तरह, क्योंकि ना इंटरनेट चला है, न किताबें उनके पास हैं, न स्कूल गए, तो इम्तिहान कैसे। 6 सेमेस्टर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चों का कॉल हम आपको सुनाते हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि हम आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बिहाफ पर आपको एड्रेस कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डेट शीट ये अनाउंस किया है कि हमारे एग्जाम होंगे 6 सेमेस्टर के, वो भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो इस पैंडेमिक क्राइसिस के दौरान जिस वक्त सारे जोन जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के वो रेड जोन करार दिए गए, हर डिस्ट्रिक्ट के, ऐसा आप जानते हैं हमसे ज्यादा सर। प्लस हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है। 3 महीने से कंटिन्यूअसली हम लॉकडाउन में है सर। हमारे पास और ऊपर से 2G सर्विसेज प्रोवाइड है, जिसकी वजह से हम कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे एग्जाम के लिए। और ये लोग कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा सर। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है कश्मीर में, सबने मास प्रमोशन दे दी, डिक्लेयर कर दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स पर। बट क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारी जानों को खतरे में डालना चाहता है, जो वहाँ की अथॉरिटीज है। सर आप खुद भी देख रहे हैं, डेली ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 700-800 लोग अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सर WHO ने खुद अनाउंस किया है कि 90% केसेस के कोई सिम्टम नहीं होते हैं। हम मानते हैं अगर ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग पे आपके एग्जाम होंगे, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि घर से निकलने से पहले कितने स्टूडेंट गैदर होंगे, कितने ग्रुप में आएंगे, कितने कॉलेज पहुंचेंगे, कौन उसमें से पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा सर। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, उन अलग नॉलेज में मेंशन करना चाहते हैं सर। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ये भी अनाउंस किया है, एक डेडलाइन रखी है फी भरने की, कि अगर ये डेडलाइन क्रॉस हो गई तो लेट फी भी चार्ज होगा सर। सर आप हमें बताइए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माँ बाप ऐसे हैं जिनकी अर्निंग 0 है पिछले महीनों से, सर वो कैसे मैनेज करेंगे? हम लोग कैसे वहाँ जाए एग्जाम देने के लिए, जहाँ पे आपने क्वारंटीन सेंटर बना रखा है? बेसिस ऑन द वो बोल रहे हैं गूगल क्लासरूम। हम में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन अवेलेबल ही नहीं है, वो कैसे PDF और PDF तो ऐसे हैं जो ओपन ही नहीं हो रहे। एज में यहाँ पे 2G नेट चल रहा है, PDF तो ओपन ही नहीं हो रहे हैं हमें, ताकि हम कुछ पढ़ पाए उनमें से। ये बात बच्चों की अपील, और हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी तक ये मामला उठाया। हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के VC रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद से पूछा कि बच्चों की डिमांड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बच्चे ये भी कहते हैं कि फीस ली जा रही है, तो कैसे ये सब मामला है? तो जवाब क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने हमें दिया। यहाँ हमें UGC गाइडलाइंस के हिसाब से जाना है, क्योंकि UGC गाइडलाइन में भी क्लियर बता दिया गया है कि आप जो फाइनल आउटगोइंग स्टूडेंट है जिनको डिग्रीज अवार्ड करनी है, उनको आप प्रमोशन नहीं कर सकते, उनका एग्ज़ाम कर सकते हैं। फिर टेंटेटिव डिसीजन हमने लिया कि हमारे 2 सेमेस्टर इस वक्त इवन चल रहे हैं, 3 सेमेस्टर, सेकंड और फोर्थ का हमने डिसाइड किया कि इंटरनल बेसिस पर हम उनको मास प्रमोशन करेंगे। बट 6th स्टूडेंट आर आउटगोइंग स्टूडेंट्स, और आउटगोइंग स्टूडेंट्स के लिए हमें UGC गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, और उनको हम मास प्रमोशन नहीं कर सकते, उनको डिग्री नहीं दे सकते जब तक कि उनका एग्ज़ाम ना होगा। लेकिन अब एग्ज़ाम करना भी हमें ये पता है कि एग्ज़ाम सिर्फ ये नहीं कि वी विल पुट द स्टूडेंट्स रिस्क, ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पे ड्यूटी वाले भी हैं। फिर हमने ये डिसाइड किया था कि इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, इन बच्चों का कैरियर बचाने के लिए हम मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम करेंगे। मल्टीपल चॉइस में हमने ये डिसाइड किया कि हम उनको 60 क्वेश्चन देंगे 70 मिनट्स में, और उनमें से उनको सिर्फ 50 ही क्वेश्चन, क्योंकि उनका सिलेबस वगैरह का भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में अदरवाइज आपको फुल 60 के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन हमने ये भी मार्जिन रखा है, लेकिन ये भी टेंटेटिव डिसीजन है, इफ थिंग्स विल बी कंड्यूसिव, और in case things will not be conducive, we can change our decision and we will see at that time क्या पॉसिबल है कि हमें ये 5-6 हज़ार स्टूडेंट है, क्या ये पॉसिबल है कि उनका हम ऑनलाइन कर सकते हैं? अगर ऑनलाइन हुआ तो वही करेंगे, अगर ऑनलाइन प्रोबेबिलिटी ना हुई देन वी कैन टेक अनदर डिसीजन। रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर, और उनसे हमारी बात, उनका कहना कि अभी वक्त है, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं BEd कॉलेज के हवाले से हमें भी इतला मिली है, और कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर की तरफ से हमें इतला, उन बच्चों के लिए इतला है जिनने BEd प्रोग्राम BOPE के काउंसलिंग के जरिए दिया है, कि वो BOPE के इन काउंसलिंग एडमिशन काउंसलिंग के हवाले से बाकी तफसीलात BOPE की वेबसाइट पर ज़रूर देखें, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस वहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन आपको चलते चलते बताते चलें कि कुछ हमारे माशरे में
बच्चे जो हैं वो अपना टैलेंट आज से ही दिखाना चाहते हैं। एक बच्चा मेरे साथ है, शेरा इसका नाम है, ये टैलेंट अपना दिखाता है और जानता है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा इसके पास टैलेंट क्या है। बेटा क्या टैलेंट है आपके पास, क्या करते हो आप? मेरा टैलेंट यही है कि आज से मैं जर्नलिस्ट बनूं, मैं अपनी पढ़ाई में आगे जाऊं और जर्नलिज्म का काम करूं, जो वैसे मजलूमों की उसको उठा सकूं और हायर अथॉरिटीज़ को उसके मसले हल कराऊं। ये कहाँ से सीखा आपने कि आप जर्नलिज्म बने, ये करें, कैसे सीखा आपने? आप ही से सीखा। मुझसे सीखा? नकल करते हो मेरी? हाँ, जरा करके दिखाओ। नाज़रीन आदाब, मैं डार सलमान श्रीनगर से लगातार आपको अपडेट देता चलता हूं। तो श्रीनगर से आज ही अपडेट है जो कि सनम साहिब ने अभी भी कहीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जो भी अभी कश्मीर में जो इंटरनेट है वो स्नैप कर दिया था। 2 घंटे के लिए आता था और 4 घंटे के लिए जाता था। तो कश्मीरी बच्चे जो है, कश्मीर जो फ्यूचर जर्नलिज्म है, क्या पढ़े वो अभी जो बच्चे हैं अभी कश्मीर के हैं वो क्या पढ़े? मुझे देखते हो, टीवी पे देखते हो? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये सलमान है और ये प्रैक्टिस करते हैं और मेरी नकल करते हैं बहुत से बच्चे। और कोई फ्रेंड है आपका जो मेरी नकल करता है? नहीं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया बेटा आपका। सलमान है, टैलेंट है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है और चाहता है कि आवाम के जो मसाइल हैं वो दुनिया तक पहुंचाए, हुकाम तक पहुंचाए। और हमारे इस माशरे में इस तरह के बहुत से बच्चे हैं। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपने देखा हमारा टैलेंट, हमारी नौजवान पौध का टैलेंट, और इस टैलेंट को हम सलाम करते हैं। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से आपको बताते चले कि ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्ताम पजीर हुआ चाहती है। आप मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ आज तक का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया आबिद कादिर ने। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।